अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमने एक्सरसाइज 6.4 अपनी स्टार्ट करनी है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सरसाइज तो बहुत आसान सी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बन के पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का आपने नाम सुना हुआ है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मालूम करनी है 45 डिग्री की, 30 एंड 60 डिग्री की। ठीक है, ये रेशोज़ मालूम करने के लिए बहुत आसान सा मेथड है, थोड़ी सी थ्योरी है जो आपने याद करनी है, और वो भी इसी फिगर को देख के। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ABCD, इसके मैंने इस तरतीब से रखे हैं A B और C और G, इस तरह से, यानी ACBD। आप इसे ACBD भी लिख सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी आप कर लें। ये मैंने अपनी सहूलत के हिसाब से बना दी। कंसिडर स्क्वायर ABCD ऑफ साइड लेंथ। अब मैंने यहाँ पे 1 यूनिट का हुआ स्क्वायर, आपको पता है चारों साइडें बराबर होती हैं। आप चाहे यहाँ पे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 4 5 6, जो मर्ज़ी रखें आप, सारी साइडें इक्वल होंगी। 1 इसलिए रखा है क्योंकि सबसे छोटा नंबर है, आसानी हो जाती है करने में। आप जो भी साइड रखेंगे आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, एक तो बात ये आ गई 1 यूनिट। वी नो दैट द डायगनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। अब आपको पता है ये एक स्क्वायर बना हुआ था, अगर मैं इसमें एक डायगनल बनाऊँ, डायगनल ये होता है ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाना। ठीक है, ये डायगनल है। ठीक है, डायगनल जो करेगा, आपको पता है कि स्क्वायर जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है हर एक का, हर साइड का। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। जो डायगनल क्या करेगा, वो एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, यानी 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये डायगनल, ये लाइन जो है, ये आपको 45 डिग्री का एंगल बना देगी। ठीक है, 90 डिग्री को बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 45 डिग्री का एंगल ज़ाहिर है यहाँ बना, तो ये 90 था, तो ये भी फिर 45 हो गया, क्योंकि इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, दोनों साइडें बाइसेक्ट हो रही हैं आपकी, दोनों ही। ठीक है, कॉर्नर्स, तो ये भी 45 डिग्री है। ये आपके पास तीनों एंगल्स बन गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये साइड 1 यूनिट, ये साइड 1 यूनिट, ये साइड और ये साइड, तो ये और ये तो 1 यूनिट आ गए हमारे पास। यानी कि अगर आप देखें गौर से, तो ये एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। ये दो साइड्स हैं जिसकी बेस और परपेंडिकुलर ये हमारे पास है। पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। जब सी साइड मेरे पास आ जाएगी तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी कि साइन, कॉस, टेन, सीकंड, कोसिकंड, कॉट, 45 डिग्री, सारों के आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, बस ये काम हमने करना है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, इस तस्वीर के हिसाब से हमने वो थ्योरी याद कर लेनी है। सो इन ट्राइंगल ABC, उसके बाद लिखा हमने कि एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल A मीन कि एंगल CAB। ठीक है, इसको आप लिखें भी बेहतर है कि एंगल CAB करके लिखें, ताकि एंगल A तो ये पूरा है, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये CAB, ये डायरेक्शन है। CAB एंगल 45 डिग्री, ABC एंगल 45 डिग्री और एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, आप इसे ही मतलब मेरा कहने का, ये जो लिखा हुआ है A, इसे हम लिख सकते हैं एंगल CA एंड B करके। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं एंगल AB एंड C करके। तो इसका मतलब ये कि एंगल B, ठीक है, ये वाला एंगल CAB का मतलब है इतना एंगल। ठीक है, अगर एंगल A वैसे हम कहते हैं तो वो पूरा ये बन जाता है इस तरह से, तो अगर हम ये मेंशन कर देंगे तो इस तरह बन जाएगा एंगल A सिर्फ इतना। और ख़ाली एंगल A, एंगल B, एंगल C भी हम लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल A नज़र आ रहा है, यही है। अच्छा, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कई दफ़ा हमने पढ़ लिया। अच्छा, उससे पहले हमने ये कर लिया था, A के सामने वाला A, B के सामने वाला B और C के सामने वाला C, स्मॉल c लिख दिया था, ताकि ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस को हम इन नामों से मेंशन कर दिए। नहीं करना चाहते हैं आप ना करें। ठीक है, 1 1 लाजमी लिखना है। बाकी हमने ये हाइपोटेनस यानी AB जो है हमने निकाल लेना है, इसका नाम हमने C रखा हुआ है, क्योंकि आपको ये भी बताया हुआ कि C के सामने वाला स्मॉल c होता है, A के सामने वाला स्मॉल a, B के सामने वाला स्मॉल b, ये उस तरह से लिखे हुए नाम। तो खैर, ये अब आपके पास फार्मूला लगा, या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस लिख दी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 2 आ गया। C स्क्वायर 2 आया तो C स्क्वायर अंडर दोनों तरफ ले लिया, तो C इज इक्वल टू अंडर 2 आ गई। अब C यानी हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर 2। ठीक है, यहाँ आप अंडर 2 लिख दें तो बेहतर है, वरना ना भी लिखें, कोई हर्ज नहीं है। खैर, C आ गया आपके पास अंडर 2। अब हम यहाँ पे साइन 45 इसके हिसाब से, चाहे हम इसके हिसाब से बोलें चाहे इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से आंसर सेम ही आना है। खैर, ये इसके हिसाब से हमारे पास ये परपेंडिकुलर बेस की हाइपोटेनस है। हम साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 का आंसर निकालते हैं। अब हम लिखते हैं, नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री आर साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस अंडर 2। ठीक है, ये आपके पास अंडर 2 आ चुका हाइपोटेनस। 1/2 अंडर कॉस 45 लिखेंगे तो बेस ओवर हाइपोटेनस 1/2 अंडर, ये भी आ गया।
और जब हम लिखेंगे tan 45 तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये देखें ये आपके पास इस तरह से सारे आंसर sin 45, cos 45 और tan 45 के ये आंसर आ गए। सो कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट का आंसर भी आ गया आपके पास। ठीक है, ये चारों 6 के 6 आंसर आपके पास आ चुके हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री वाला था काम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस तस्वीर का ख्याल रखना है हमने, तस्वीर हम बनाने, और इसमें ABCD आप अपनी मर्ज़ी से रखें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आपने इसी तरह से याद करना है क्योंकि इससे लिखना ज़रूरी है। ये लिखेंगे हम तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी, इसके बाद में हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। अब देखें जी, इसमें आपका अब 30 और 60 डिग्री दोनों एक ही फिगर के अंदर हम बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको तस्वीर जो बनानी है उसका ख्याल रखना है। पीछे हमने बनाया था स्क्वायर, यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, इसी तरह की उसकी शक्ल होती है। ये थोड़ी सी औखी सी होगी लेकिन खैर ऐसी शक्ल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी ये साइड और ये साइड। अब यहाँ भी आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इसको 2 2 और 2 रखा है मैंने, आप चाहे इसे 3 रख लें, चाहे 4 रख लें, चाहे 5 रख लें। लेकिन देखें 2 का फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा तो 1 1 हो जाएगा। अगर 3 रखता तो ये भी 3 होता तो 1.5 आता। 4 रखूँगा तो 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वही हमने छोटा नंबर एक लिया हुआ। इसमें देखने ये आपने लिखा कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये हमने कह दिया। ईच साइड 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट की। ठीक है, AD पूरा 2 है, ये लिखा हुआ है 2 मैंने। ड्रॉ आ, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, उससे पहले आप सुन लें, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, तो तीनों एंगल्स भी बराबर हैं, तीनों ही 60 60 और 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तीनों एंगल 60 60 डिग्री के हैं, ये हमने याद रखना है ताकि हमारा ट्राइंगल्स का, आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए आपकी साइडें बराबर जैसे, तो एंगल्स भी बराबर ही होने चाहिए। तो 180 का जो आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो 60 डिग्री ही बनता है। ठीक है अच्छा जी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC हमने AD पर ड्रॉ किया। ठीक है, BC ऑन AD, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC ऑन AD। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि पॉइंट C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD बन जाएगा। AD का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ये कि AC इज इक्वल टू CD हो गया। और चूँकि AD आपके पास 2 है और ये उसने AD को हाफ कर दिया है BC ने, तो AC भी 1 और CD भी 1 आ गया। तो इसने हमने इसी तरह से लिख दिया, सो मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू 1, यानी AC एंड CD इज इक्वल टू 1, इन विच आगे एंगल ABC 30 डिग्री, एंगल BAC 60 डिग्री एंड एंगल ACB 90 डिग्री। अब देखें इसमें मैंने सारे नंबर्स के साथ लिखा हुआ, देखें एंगल ABC कौन सा है, AB और C ये। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ABC ये। ठीक है, ये देखें। अब ये भी आप वही वाली बात है, 60 डिग्री था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने खींचा तो ये हमने अभी पिछले 45 में बता दिया था कि बाइसेक्टर जो है उस एंगल का हाफ कर देगा। तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री का एंगल हो गया, यानी 60 का हाफ हो गया, ये 30 और ये 30, और इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया। देखें ये एक ट्राइंगल ABC, ये ACB, ये एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, इसी तरह से ये BCD भी एक ट्राइंगल बन गई। ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हमें इन बिना से जो मर्जी ट्राइंगल से हम आगे क्वेश्चन कर लें, तो हम खैर ABC से कर रहे हैं, जो मैंने नीचे लिखा हुआ उसके हिसाब से। अब इसमें जब एंगल मैं बोलूँगा ABD एंगल तो 60 डिग्री है, तो ABC जब बोलूँगा तो देखें AB और C ये आ रहा है, तो इतना एंगल बना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एंगल, तो ये 30 डिग्री बनता है हमारे पास। तो वही हमने नीचे लिखा हुआ है, एंगल ABC यानी एंगल B जो सेंटर में होता है वो एंगल होता है। तो एंगल B 30 डिग्री, लेकिन ABC इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि B तो ये पूरा है, 60 डिग्री भी हो सकता है, तो 30 भी है। तो ABD बोलेंगे तो 60 है, ABC बोलेंगे तो 30 है, इसलिए हम ABC बोलेंगे इसे। ABC 30 डिग्री। फिर इसी तरह से BAC, जब BAC बोलेंगे तो BAC आपके पास सीधा सीधा ये BAC, आपको पता है A 60 डिग्री है तो BAC 60 डिग्री आ गया। और एंगल C जो है वो भी आपका एंगल C ये पूरा है, इस तरह नहीं, हम कहेंगे ACB फिर इतना हुआ। ठीक है, ACB यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ACB। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ACB 90 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है जी, ये आ गया 90 डिग्री। अब इसमें हम फिर वहीं आ जाते हैं इसी तरफ कि देखिए आपको इस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ABC ट्राइंगल में ये 1 मौजूद है,
ये 2 मौजूद है, ये वाली जो साइड है ये नहीं मौजूद है, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे अननोन है, बेस और हाइपोटेनस हमारे पास है। अगर आप इस ट्रायंगल को देख लेते हैं तब भी वही बात है, बेस और हाइपोटेनस हमारे पास है, परपेंडिकुलर नहीं है। हमें दोनों में से एक ट्रायंगल को लेना है, दोनों नहीं लेनी है क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हम ABC के साथ हम कर रहे हैं काम, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ACO, और आपको AB मौजूद है आपके पास। अब यहाँ पे मैं देखें A के सामने वाला A, C के सामने वाला C और B के सामने वाला B, ऐसे नहीं ले सकता क्यों, B के सामने तो ये पूरी लाइन है, C के सामने भी C असल में है ही नहीं, C इधर लिखा हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं अगर ट्रायंगल देखेंगे तो C के सामने वाला ये है, ठीक है। अगर हम B को देखेंगे इस ट्रायंगल के हिसाब से तो B के सामने वाला B लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको नहीं मेंशन किया क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। A के सामने वाला A ये भी आ सकता है, लेकिन हमने इसको लेट कर लिया x के बराबर, तो आप इससे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और नहीं भी लेट करना चाहते हैं आप ना करें, आप सीधा सीधा BC लिख दें परपेंडिकुलर को। तो अब हमने निकालना इसमें क्या है, बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, ठीक है। तो हमने ये इसको लेट कर लिया इस तरह से, लेट BC इज इक्वल टू x यूनिट। यूनिट इसलिए लिख देते हैं कि आपका मीटर सेंटीमीटर ये यूनिट होता है, तो यहाँ पे हमने कुछ मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा है, तो हम सिर्फ यूनिट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम प्रूव कर रहे हैं इसलिए। तो खैर, नाउ इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम इस ट्रायंगल ABC के अंदर, जो मैंने आपको बताया हम ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, जिसको हमने x के बराबर कह दिए। आपको बार बार कह रहा हूँ, आप x रखना चाहते हैं रखें, नहीं तो आप उसका सीधा सीधा BC ही रहने दें। तो हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 2 आ गया, परपेंडिकुलर को हमने x कहा था इसलिए x लिख दिया, x स्क्वायर, और बेस आपका 1 है, 1 स्क्वायर आ गया। देखिए हाइपोटेनस 2 बेस 1 और ये परपेंडिकुलर x, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो सीधा सीधा हमारे पास x का आंसर निकल आएगा इजीली। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। सारा वही काम है जो आपने किया हुआ है, सिर्फ हमने तरतीब से चीज़ों को लिखना है। तो खैर, अब ये आपके पास देखें, आप सॉल्व करें इसे, ये आपके पास 4, ये 1 है, 4 - 1 3, x स्क्वायर 3 आ गया, तो x आपके पास √3 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू √3, ये आपका x यानी कि परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है जी, √3। अब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अब हम sin 30 और sin 60 एक ही में निकाल लेंगे। देखिए, जब मैं 30 निकालना चाहता हूँ तो मैं इसके हिसाब से बोलूँगा, इसके हिसाब से 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यह हाइपोटेनस है। जब मैं 60 के निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो 60 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो हम 30 के हिसाब से भी इसमें निकाल लेंगे और 60 के हिसाब से भी, इसीलिए इसमें 30 और 60 का दोनों एक साथ ही निकल आता है इजीली। अब देखें जी, अब हम निकालते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्रीज। 30 डिग्री के हिसाब से sin 30 का आंसर निकाला हमने। sin 30 आपके पास वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब 30 के हिसाब से देखें, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो 1/2 आ गया। cos 30 का आंसर बेस ओवर हाइपोटेनस यानी √3/2 आ जाएगा, और tan 30 का आंसर परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/√3 आ जाएगा। तो ये आपके sin cos tan के आंसर इस तरह से निकल आए, ठीक है, 30 के अंदर। और आपको कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट भी मिल गया, ठीक है। सिंपल सा काम है। आगे हमने 60 के हिसाब से निकालते हैं, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। अब 60 के हिसाब से sin 60 का आंसर जब आप निकालेंगे, 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो अब ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस √3/2 हो जाएगा। cos 60 बेस ओवर हाइपोटेनस यानी 1/2 हो जाएगा, और tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी √3/1 हो जाएगा, जो कि √3 होता है। तो ये हमने इनके 60 के हिसाब से निकाल लिए, ठीक है। sin 60 ये x/2 मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, मतलब वही कि परपेंडिकुलर आपका जो था √3 था, √3/2, ये cos 60 और tan 60, ठीक है। इसी तरह से इनके इन्वर्स के आंसर भी आ गए, ठीक। अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने देखनी है। जो यहाँ sin 60 का आंसर है √3/2, वो ही cos 30 का आंसर है। देखिए, cos 30 का आंसर √3/2, cos 60, sin 60 और cos 30। इसी तरह से जो sin 30 का आंसर है वो cos 60 का आंसर है, या ये दूसरे लफ्ज़ों में जो cos 60 का आंसर है 1/2 वो sin 30 का आंसर है। तो ये हमें ऐसे भी याद भी रखना है। हम एक चीज़ याद रखेंगे तो दूसरा हो जाएगा। sin 45 और cos 45 दोनों सेम है, 1/2 लेकिन जो sin 30 है वो cos 60 का आंसर है, और जो cos 60 sin 60 है वो cos 30 का आंसर है। या यूँ कह लें कि जो cos 30 का आंसर है वो sin 60 का आंसर है, और जो cos 60 का आंसर है वो sin 30 का आंसर है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद भी रखेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें ज़बानी भी याद करनी है।
30, 45, 60, 90 और 0, ये 5 वैल्यूज जो हैं हमें ज़बानी याद करनी है। आपकी बुक में टेबल भी बना हुआ है, वो टेबल से आपने याद कर लेना है इसको, क्योंकि हमें इसका कैलकुलेटर का आंसर नहीं लिखना बल्कि ये वाले आंसर लिखने होंगे। अब तो खैर साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसे, इसमें √2/√3 आंसर लिखा हुआ जाता है, √3 लिखा हुआ जाता है, √3/2 लिखा हुआ जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप इनको याद भी करें। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। देख लें sin 30 और ये cos 60 सेम है। इसी तरह से देखें cos 30 √3/2 और ये sin 60 √3/2, ये दोनों सेम है। टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 वो अलग है आंसर, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30, 45 और 60 डिग्री की हो गई। आपको पेपर में ये कई दफ़ा आया हुआ है 45 डिग्री की नॉर्मली। 30 और 60 की आती हैं तो अक्सर दोनों ही पूछ लेता है वो, या आपसे कोई एक पूछेगा। अगर एक पूछेगा तो हम सिर्फ एक ही बताएंगे, प्रोसीजर सारा ऐसे ही होगा, फिगर यही बनेगी, इसी तरह से प्रोसीजर होगा, लेकिन हम बताएंगे सिर्फ कोई एक जो उसने पूछी हुई है। 30 की पूछी हुई है 30 की, 60 की पूछी हुई है तो 60 की बता देंगे, ठीक है। जो उसकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी पूछे। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। अब ये देखें, ये आपका टेबल है जो बना हुआ है एक्सरसाइज से पहले। थीटा आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ये आपने ज़बानी याद करनी है बेटा, इसको याद करके हमने डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन ही आपका ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर। यानी sin 30 का आंसर जो है, जैसे sin 30 का आंसर हमारा निकला हुआ था 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर जब यूज़ करेंगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। तो आपने 1/2 लिखना है, आंसर 0.5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये जो पहला क्वेश्चन है मैंने नहीं किया, इसमें आपने सिर्फ ये आंसर लिखने, sin 30 का आंसर, cos 30 का आंसर, √3/2, टेंजेंट 30 का आंसर, ठीक है, π/6 टेंजेंट 30 होता है, तो 30 का आंसर 1/√3, वो सारे आपको यहाँ से नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने ये याद करने, इसलिए इतने याद करके इनकी वैल्यूज बस सीधी सीधी सी लिखते जाना है। अब सीकेंड 60 लिखा हुआ है, तो जो cos 60 का आंसर है, यानी cos 60 का आंसर है आपके पास ही 1/2, तो सीकेंड 60 2 आ जाएगा आंसर। तो ये सारे आंसर आपने इस तरह से लिख देने, इसमें कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान सी है। अब मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो भी ईजी है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, इवेल्यूएट करना है। देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास 2 sin 60 cos 60, 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। वैल्यूज आपको बता दिया, आपने जो याद की हुई हैं वही लिखनी है, आपने कैलकुलेटर वाली नहीं लिखनी। sin 60 का आंसर है √3/2, वो लिख दिया। cos 60 का आंसर है 1/2, इसे आपने सिंप्लीफाई किया, ये और ये कैंसिल हो गया, √3/2 आपका आंसर आ गया। सेम आगे 2 cos π/6 sin π/6। अब π/6 का मतलब आपको पता है 30 डिग्री होता है, तो 2 cos 30 sin 30 आ गया। cos 30 का आंसर लिखा √3/2, sin 30 का आंसर 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर √3/2 आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, तो 2 इंटू cos sin 45 भी 1/200, cos 45 भी 1/200, तो ये 2/200 आ गया। अब देखिए इसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ, ये मैंने आपको पहले कई दफ़ा समझाई हुई ये बात है, पीछे हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 2/200 का आंसर √2 आ जाता है, जिसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 2 ही आता है, तो 2 को हमने इस तरह लिख दिया, √2 मल्टीप्लाई √2। ये 2 भी हमने ऐसे लिख दिया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से √2 प्लस √2 बच गया। √2 प्लस √2 का आंसर 4 नहीं आ जाता, आपको पता है। इसको हम x की तरह प्लस करते हैं, यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, 2 इंटू √2, तो 2 इंटू √2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे इसका फोर्थ पार्ट है, अब दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। sin 60 की वैल्यू लिखी, cos 30 की वैल्यू लिखी। देखें sin 60 और cos 30 दोनों बराबर हैं, ठीक है। cos 60 और sin 30 दोनों बराबर हैं, एक जैसी वैल्यूज, ठीक है। ये लिख दी हमने, ये 3/4 आ गया, ये प्लस 1/4 आ गया। 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4 आ गया, तो वो आपको 3 + 1 मिल गया। वैसे ही 4/4 इसका आंसर आया, जो कि = 1 होता है, वो आपका आंसर आ गया। आगे फिफ्थ पार्ट है, वो भी इसी तरह से cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। cos 60 की वैल्यू लिखी, cos 30 की वैल्यू लिखी, sin 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, इसे मल्टीप्लाई किया √3/4, इसे मल्टीप्लाई किया √3/4। आप इसको यहीं पर कैंसिल करके यूँ 0 कह सकते हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई ज़्यादा करने आपने 4 एलसीएम में लिखा, तो ये 4 एलसीएम में लिखने के बाद √3 माइनस √3 आ गया, जो कि 0 बन गया। 0/4 0 होता है, वो आप चाहे इस तरह सॉल्व करके लिखें, चाहे इसके बाद डायरेक्टली दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आपका 0 ही आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर लें। आगे इसका 6 पार्ट है, सारे क्वेश्चन देखने सेम है, वही चीज़। sin 60 cos 30 आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आपका ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये आगे cos 60 cos 30
वो सारा उसी तरह से sin 60 sin 30 वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई छोटा सा और फिर आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, ये आपको पता है √3 वही वाली बात, ये भी 1 है, ये यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2 2√3/4 2 2 4 √3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, लास्ट पार्ट इसका 8 पार्ट 10π/6 cot π/6 +1 लिखा हुआ है। π/6 को पहले हमने सिंप्लीफाई करके 1030 में और cot 30 में लिख दिया। अब 1030 और cot 30 तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होगा, उल्टा 1030 है 1/√3, तो जाहिर है cot 30 √3/1 आ जाएगा, यानी √3, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया 1 + 1, तो 1 + 1 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है। आपको उसने यहाँ पे खुद कह दिया कि sin π/4 = 1/200, cos π/4 = 1/200। वो ना भी कहता तो हमें मालूम है कि sin π/4 और cos π/4 के यही आंसर होते हैं, क्योंकि π/4 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब उसने कंफ्यूज आपको सिर्फ यही किया कि यहाँ आपको sin π/4 लिख दिया और क्वेश्चन दे रहा है 2 sin 45 डिग्री - 2 cos 45 डिग्री, एक ही बात है, क्योंकि π/4 45 डिग्री ही होता है। तो खैर हमने इसको अब देखें 2 × sin 45 डिग्री 1/200, cos 45 डिग्री 1/200 लिख दिया, तो ये 2/200 2/200, तो वही वाली बात, आप इसको एलसीएम लेंगे 200 और 2 - 2 0 करेंगे, वैसे भी हो जाएगा, नहीं तो दूसरे लफ्ज़ों में ये वही वाली बात है, ये और ये बिल्कुल सेम है, कैंसिल होके 0 आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे 3 cos 45 डिग्री + 4 cos 45 डिग्री है, 3/200 बन गया, 4/200 बन गया। ठीक है, आगे इसको ये किया मैंने, √2 कॉमन एलसीएम में आ गया, तो ये 3 + 4 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 3 + 4 7 7/√2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आपका लास्ट पार्ट 5 cos 45 डिग्री - 3 sin 45 डिग्री, तो ये भी आपने उसी तरह से देखें, cos 45 1/200 है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5/200 और ये 3/200। अब आपका 200 एलसीएम में आ गया, तो 5 - 3 2 आ गया, 2/200, तो 2/200 को हमने अभी जैसे सॉल्व किया था उसी तरह से आप सॉल्व कर लें। 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, ये 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत दफ़ा बेटा समझाई हुई है, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √4 ही बनता है ना, √4 का आंसर आपको पता है 2 ही होता है। और भी बहुत तरीके, पावर 1/2 पावर 1/2 ऐड हो जाएगी तो पावर 1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। खैर ये 2 इस तरह से 2 को हम √2 लिख सकते हैं, कैंसिल होकर √2 आंसर आ गया, और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होगी 6.4। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वही था जो आपको शुरू में करवा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, वो आप अच्छी तरह से करें, वो कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है इस दफ़ा भी आ जाए। ठीक है जी, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है और आज का लेक्चर भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।